हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपी जेवीटी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछला एग्जाम बोले तो नवंबर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो हमारा पहला सेक्शन रहेगा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में पहला क्वेश्चन पूछा था, द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाई। तो आपको बताना है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन दे रखे थे स्पीयरमैन, बिने, थॉर्नडाइक या फिर स्टर्नबर्ग। तो द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत बोले तो ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। और उन्होंने जो है बुद्धि को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया था। पहला है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, समस्या प्रधान और तार्किक सोच। अगला था सृजनात्मक, बोले तो क्रिएटिव, नए अनुभवों और विचारों का उपयोग करना। अगला है व्यवहारिक, बोले तो प्रैक्टिकल, रोजमर्रा की जिंदगी और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। ये थे आपके स्टर्नबर्ग के ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन था, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी रेदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। यानी निम्न में से किसने कहा कि बुद्धि एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। ऑप्शन दे रखे हैं जेपी गिलफोर्ड, हॉवर्ड गार्डनर, चार्ल्स स्पीयरमैन या फिर जेपी दास। तो ये कहा था भाई हॉवर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे थे मेंटल डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका डिसलेक्सिया होता है भाई पठन विकार, यानी पठन से संबंधित विकार यानी रीडिंग डिसऑर्डर। इसी तरह कुछ अन्य अक्षमताएं भी होती है, जैसे आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित विकार। डिसकैलकुलिया होता है आपका गणित गणनाओं से संबंधित विकार। और डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया होता है आपका शारीरिक समन्वय और सूक्ष्म गति कौशल, बोले तो मोटर स्किल संबंधित विकार। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको बताना था कि इनमें से जो है कौन सा आपका बुद्धि परीक्षण टेस्ट नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, विस्लर बिनेट परीक्षण, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट और रोशा टेस्ट। तो यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, बोले तो रोशा टेस्ट यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, बाकी तीनों जो है आपके इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, रोशा टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। ये जो आपका प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे आपका स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट था, ये आपका है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था। और विस्लर बिनेट टेस्ट ये भी था आपका, दीज आर स्टैंडर्ड टेस्ट यूज टू मेजर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, ये भी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था। और रही बात रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की, ये भी आपका एक इट इज़ अ पॉपुलर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट दैट मेजर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्रू पैटर्न मैचिंग, ये भी आपका इंटेलिजेंस टेस्ट था। तो अगला क्वेश्चन था, हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी। ऑप्शन दे रखे थे वाटसन, वुंट, पैवलव या फिर बिने। तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मन में की थी विलियम वुंट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मन में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई थी। इसी कारण विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, बोले तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है।
उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑप्शन दे रखे हैं इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट, या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस या इंटेग्रल इंटेलिजेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंस कोशेंट बोले तो IQ इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान दीजिएगा, दिस फॉर्मूला वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लुईस स्टर्मान बेस्ड ऑन एन अर्लियर कंसेप्ट बाय विलियम स्टर्न। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। ऑप्शन दे रखे हैं एग्रेशन, सेक्स, हंगर, या फिर बोथ A and B। तो अकॉर्डिंग सिगमंड फ्राइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज बोथ A and B बोले तो एग्रेशन एंड सेक्स। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मीन्ड बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। ऑप्शन दे रखे थे द एनवायरनमेंट अराउंड अस, बायोलॉजिकल गिवन और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है नेचर का मतलब है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में बायोलॉजिकल गिवन और द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो ध्यान दीजिएगा, नेचर नर्चर डिबेट में नेचर का मतलब क्या होता है, नर्चर का मतलब क्या होता है। तो नेचर बोले तो प्रकृति का अर्थ है आनुवंशिकता, बोले तो हेरिडिटी। यह उन गुणों पर जोर देता है जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के माध्यम से मिलती है, जैसे आंखों का रंग, शारीरिक बनावट और कुछ हद तक बुद्धि भी। और नर्चर का मतलब बोले तो पोषण का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पर्यावरण। यह उन बाहरी प्रभावों पर जोर देता है जो जन्म के बाद हमें मिलते हैं, जैसे परवरिश, शिक्षा, सामाजिक परिवेश और अनुभव। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपिंग पीर ग्रुप सोशल रिलेशन इज ओरल, एनल, लेटेंसी या फिर जेनिटल। वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है, तो वो होती है भाई आपका लेटेंसी स्टेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वह अवस्था सुप्त अवस्था बोले तो लेटेंसी स्टेज है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है मनोयौन विकास बोले तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के सिद्धांत के अनुसार यह चरण लगभग 6 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था बोले तो प्यूबर्टी तक चलता है। और इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं दमन। इस दौरान कामुक ऊर्जा बोले तो लिबिडो शांत तथा दमित रहती है। समाजीकरण, बच्चा अपनी ऊर्जा को सामाजिक कौशल सीखने, समकक्ष समूह बोले तो पीर ग्रुप्स के साथ संबंध बनाने और स्कूल की गतिविधियों में लगाता है। कौशल विकास, इसमें जो है बच्चे खेल, शौक और शिक्षा के माध्यम से आत्मविश्वास विकसित करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट हु स्टेट दैट। यानी बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा था? ऑप्शन दे रखे हैं स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे या फिर बर्ट। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये कहा था भाई पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का है। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। वे केवल सूचनाओं को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करते, बल्कि अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया बोले तो इंटरेक्शन करते हुए अपने ज्ञान का विकास करते हैं। पियाजे ने बच्चों को जो है नन्हे वैज्ञानिक कहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे इज। ऑप्शन दे रखे हैं 0 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष और 4 से 6 वर्ष।
तो पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था का काल है वही 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पियाजे की संवेदी प्रेरक अवस्था बोले तो सेंसरी मोटर स्टेज का काल जो है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों बोले तो देखना, सुनना, छूना और शारीरिक गतिविधियां जैसे पकड़ना, चलना के माध्यम से दुनिया को समझता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लॉ ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, ऑप्शन दे रखे हैं पेवलव, स्कीनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो सीखने के नियम दिए थे भाई, किसने दिए थे? ये दिए थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सीखने के नियम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए थे। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ये 3 नियम दिए थे भाई सीखने के। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अ चाइल्ड राइट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग विद इट, ही शुड बी, यानी एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस प्रकार काम करने में सहज होता है, उसे क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं डिस्करेज, मेड टू राइट विद द राइट हैंड, अलाउ हिज प्रेफरेंस या फिर सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प। तो एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस प्रकार से काम करने में सहज होता है, तो उसे जो है अलाउ कर लेना चाहिए, यानी उसे जो उसकी प्राथमिकता को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा जो बाएं हाथ से लिखता है और उसमें सहज है, उसे बाएं हाथ से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो शिक्षा और मनोविज्ञान की दृष्टि से उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती दाहिने हाथ से लिखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उसकी सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और सहजता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि वह बाएं हाथ से काम करने में सहज है तो उसे जो है उसी हाथ का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और लास्ट है व्यक्तिगत भिन्नता। यह एक प्राकृतिक और जैविक स्थिति है जिसे किसी विकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 10 ईयर, ही मे बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी? ऑप्शन दे रखे हैं बिलो नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस, एबव नॉर्मल इंटेलिजेंस या फिर जीनियस। तो बालक की काल अनुक्रमिक आयु व मानसिक आयु दोनों जो है 10 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसे किया जाना चाहिए भी नॉर्मल इंटेलिजेंस में, बोले तो सामान्य बुद्धि में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उस बालक को जो है सामान्य बुद्धि बोले तो एवरेज इंटेलिजेंस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। इसका कारण जो है बुद्धि लब्धि की गणना है, यानी आईक्यू का सूत्र होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मेंटल एज उसकी 10 वर्ष है और क्रोनोलॉजिकल एज भी 10 वर्ष है तो उसका जो है बुद्धि लब्धि बोले तो आईक्यू आता है आपका 100, क्योंकि 90 से 109 के बीच का आईक्यू स्कोर सामान्य माना जाता है, इसीलिए यह बच्चा भी इसी श्रेणी में आएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण डैश है। ऑप्शन दे रखे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी या फिर इनअटेंटिवनेस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईगो इज गाइडेड बाय, ऑप्शन दे रखे हैं रियलिटी प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल या फिर जनरल प्रिंसिपल। तो अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा? वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा, यानी ईगो इज गाइडेड बाय रियलिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग? ऑप्शन दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर भी लर्निंग को अफेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर हाईएस्ट ऑर्डर नीड? ऑप्शन दे रखे हैं फिजिकल नीड,
सेल्फ एस्टीम नीड, सेफ्टी नीड या फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। तो यहाँ पर जो है निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर की आवश्यकता है? तो यहाँ पर उच्च स्तर की हाईएस्ट ऑर्डर नीड है भाई सेल्फ एस्टीम नीड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नाउन एज स्टेज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेंशन। ऑप्शन दे रखे हैं एडल्टहुड, एडोलेसेंस, इन्फेंसी या फिर चाइल्डहुड। तो विकास के लिए किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडोलेसेंस, बोले तो किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा विकास के किशोर अवस्था बोले तो एडोलेसेंस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जी स्टैनली हॉल ने वर्ष 1904 में अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में लिखा था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसे अंग्रेजी में पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा जाता है। तो तनाव के कारण क्या रहते हैं? इस अवस्था में किशोरों के शरीर में तेजी से जैविक और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इसके अतिरिक्त पहचान का संकट बोले तो आइडेंटिटी क्राइसिस, भविष्य की चिंता, संवेगात्मक अस्थिरता बोले तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण जो है वे अत्यधिक जो है मानसिक दबाव महसूस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन, यानी निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक तत्व नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं फीलिंग, थॉट्स, अटेंशन या फिर परसेप्शन। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन नहीं है फीलिंग्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा भावना बोले तो फीलिंग्स, यह भावनात्मक क्षेत्र बोले तो अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आती है। यह व्यक्ति की आंतरिक संवेगात्मक और भावनात्मक अनुभूति है, ना कि कोई प्रत्यक्ष बौद्धिक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इसलिए यह जो है संज्ञानात्मक तत्व नहीं है। आपका जैसे विचार बोले तो थॉट्स, सोचना, तर्क करना और योजना बनाना संज्ञानात्मक क्षेत्र का मुख्य हिस्सा है। अवधान बोले तो अटेंशन, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना की मानसिक प्रक्रिया संज्ञानात्मक तत्व है। और प्रत्यक्षण बोले तो परसेप्शन, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क में व्यवस्थित करके उसका अर्थ समझना बोले तो प्रत्यक्षीकरण पूर्णतया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, यानी सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन दे रखे हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो सीखने के यानी द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने बढ़ावा दिया था और इस सिद्धांत को जो है मुख्य रूप से जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर ने प्रतिपादित किया था और इनके अन्य सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे मैक्स वर्दिमर, कर्ट कोफका और कर्ट लेविन इस विचार से जुड़े थे। और इस सिद्धांत का मुख्य विचार था, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास और त्रुटि बोले तो ट्रायल एंड एरर से नहीं बल्कि किसी समस्या को पूर्ण रूप से समझने पर अचानक आने वाली सूझ या अंतर्दृष्टि से होता है। और ये जो प्रसिद्ध प्रयोग ये किस पे किया गया था? कोहलर ने सुल्तान नामक के चिंपैंजी वनमानुष पर बक्से और छड़ियों की मदद से केले तक पहुंचने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बोले तो व्यक्तित्व के विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन दे रखे हैं द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एग्जामिनेशन, ओनली हेरिडिटी, ओनली एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ काइंड, दिस वाज स्टेटेड बाय, यानी मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और फिर जो है उसने अपनी चेतना को त्यागा, अब व्यवहार के ढंग को अपनाया हुआ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं टिचनर, वोंट, वुडवर्थ, मैकडूगल।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, द फेमस स्टेटमेंट वाज मेड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एस वुडवर्थ इन हिज 1948 बुक कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन सी बुक थी भाई इनकी? कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, ऑप्शन दे रखे हैं, रेनफोर्समेंट, अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, या फिर इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने को जो है उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नाउन एज, यानी मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी जोड़ने को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नाउन एज एसिमिलेशन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आत्मसातकरण। तो ध्यान दीजिएगा, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी जोड़ने को जो है आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन कहा जाता है। तो आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन किसे कहा जाता है? यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा है। इसका मतलब है जब कोई बच्चा या व्यक्ति नई जानकारी या अनुभव को अपने पुराने ज्ञान के ढांचे में बिना किसी बदलाव के फिट कर लेता है, उसे कहा जाता है आपका आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, यदि एक बच्चे ने केवल सफ़ेद रंग के कुत्ते देखे हैं और वह पहली बार जो है काले रंग का कुत्ता देखता है, तो वह उसे भी कुत्ता ही कहता है। उसने जो है अपने पुराने ज्ञान में नई जानकारी को शामिल कर लिया है, उसको बोलते हैं, ये जो है आपका एसिमिलेशन का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट है समायोजन, बोले तो एकोमोडेशन। जब नई जानकारी पुरानी स्कीमा में फिट नहीं बैठती और व्यक्ति को अपने पुराने ज्ञान के ढांचे में बदलाव करना पड़ता है या एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है, उसे समायोजन बोले तो एकोमोडेशन कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जब वही बच्चा एक बिल्ली को देखता है और उससे कुत्ता कहता है, लेकिन बाद में सीखता है कि बिल्ली म्याऊं करती है और भौंकती नहीं, तो वह जो है अपने पुराने ज्ञान में जो है सुधार करता है और बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा बनाता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग, ऑप्शन दे रखे हैं, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, या फिर स्ट्रेस। तो TAT इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, TAT बोले तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी एंड द टेस्ट वाज क्रिएटेड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए मूरे एंड क्रिश्चियन डी मॉर्गन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1930। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अ कंसेप्ट लर्नड बाय अ स्टूडेंट इन साइंस क्लास इज यूज्ड बाय हर इन सोशल साइंस क्लास, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नाउन एज, बोले तो एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखे गए संप्रत्यय का उपयोग उसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया, इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, बोले तो व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंडेड इन इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, बोले तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजर देन दैट क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड, बोले तो जब कोई परीक्षण वह मापन करता हो जिसके मापन के लिए उसे बनाया गया हो, तब परीक्षण के इस गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, या फिर सब्जेक्टिविटी। तो व्हेन अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजर देन दैट क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, वैलिडिटी बोले तो परीक्षण की सटीकता। यह सुनिश्चित करता है कि टेस्ट उसी विशिष्ट योग्यता या ज्ञान को माप रहा है जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। विश्वसनीयता बोले तो रिलायबिलिटी, परीक्षण की निरंतरता। इसका अर्थ है कि यदि एक ही टेस्ट को अलग अलग समय पर समान परिस्थितियों में लिया जाए तो परिणाम लगभग समान ही आएगा। वस्तुनिष्ठता बोले तो ऑब्जेक्टिविटी, परीक्षण की निष्पक्षता। इसका मतलब है कि मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति की पसंद नापसंद या व्यक्तिगत विचारों या परिणाम पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यवहारिकता बोले तो परीक्षण की सुगमता। इसका संबंध इस बात से है कि टेस्ट को आयोजित करना, उसकी जांच करना और उसे समझना कितना आसान और किफ़ायती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अ टीचर ऑब्जर्व्ड दैट Aarti in her class playing melodious self-composed music in her keyboard. He thought that Aarti seemed to be high in dash intelligence. ऑप्शन दे रखे हैं स्पाशल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल या फिर लिंग्विस्टिक। अध्यापक ने अनुभव किया कि आरती कक्षा में अपने ही कीबोर्ड पर जो है स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजा रही है। उसने विचार किया कि आरती में जो है कौन सी बुद्धि का स्तर जो है ऊंचा है, वो है वही संगीतात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बोले तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो सेक्शन थर्ड रहेगा हिंदी। तो हिंदी में पूछा गया था आपको, सरोज समृद्धि किस कवि की रचना है। ऑप्शन दे रखे थे मैथिली शरण गुप्त, बिहारी, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सरोज समृद्धि थी भाई आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सरोज समृद्धि महान छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इस रचना से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु है। इस काव्य का प्रकार था भाई, यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ और पहला मौलिक शोक गीत माना जाता है। तो सरोज समृद्धि एक मौलिक शोक गीत था और जिसकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वर्ष 1935 में अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के असामयिक निधन के बाद में उसकी याद में लिखा था। और यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन दे रखे थे उर्वशी, स्मृति की रेखाएं, यामा या फिर पथ के साथी। तो यहाँ पर जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है भाई उर्वशी, स्मृति की रेखाएं, यामा, पथ के साथी। ये तीनों पुस्तक जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, परंतु उर्वशी जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, उर्वशी जो है यह पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1972 में 1972 में देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन दे रखे थे उत्साह, शोक, हास या फिर रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है भाई रति यानी प्रेम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भाई रति बोले तो प्रेम, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा बोले तो घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय बोले तो आश्चर्य, और रौद्र रस, एक रस होता है रौद्र रस, उसका स्थायी भाव होता है आपका क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति बोले तो प्रेम होता है। और इस रस से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु है। रसराज बोले तो श्रृंगार रस को हिंदी साहित्य में रसराज या फिर रसपति बोले तो सभी रसों का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आपके श्रृंगार रस को रसराज बोले तो रसपति भी कहा जाता है। और इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन, प्रेम और सुखद पलों का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार होता है जहां नायक और नायिका के एक दूसरे से अलग होने, विरह और दुख का वर्णन होता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। ऑप्शन दे रखे थे द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। तो रात दिन में होगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो समास का हमने डिटेल डिस्कशन करा है, एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।
तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कमल के समान नयन में समास है। ऑप्शन दे रखे हैं अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। कमल के समान नयन बोले तो कमल नयन, कमल के समान नयन, है जो, मैं जो, के समान, ये सभी जो है आपके कर्मधारय समास की पहचान है। कर्म को धारण किया है। कमल नयन बोले तो कमल के समान नयन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन दे रखे थे श्रृंगार, वीर, शांत, विभत्स। तो रसराज कहा जाता है भाई आपकी श्रृंगार रस को। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो उज्ज्वल के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं 11, 36, 32, 33। तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है 33, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दे रखे यमक, उपमा, रूपक या फिर अनुप्रास। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें अलंकार होगा आपका अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान होगी भाई जहाँ काव्य में किसी एक वर्ण या फिर अक्षर की आवृत्ति बार बार आना एक से अधिक बार होती है, यानी जहाँ काव्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति है भाई इन पंक्ति में जो है चौ वर्ण की आवृत्ति 3 बार, चारू चंद्र चंचल, और लौ वर्ण की आवृत्ति भी 3 बार खेल जल थल में हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या फिर किसी वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा। तो आंखों में गड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है मन में खटकना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आंखों में गड़ना मुहावरे के संदर्भ के अनुसार 2 मुख्य अर्थ होते हैं। एक होता है भाई असहनीय होना या फिर खटकना, किसी व्यक्ति या वस्तु का बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। एक होता है पाने की तीव्र इच्छा होना, किसी चीज़ को देखकर उसे हासिल करने की तीव्र लालसा होना। तो आंखों में गड़ने के 2 अर्थ होते भाई, एक होता है असहनीय होना या फिर खटकना, एक होता है पाने की तीव्र इच्छा होना। और बहुविकल्पीय परीक्षाओं में प्रायः असहनीय होना या फिर बुरा लगना को इसका मुख्य सही आंसर माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है दावानल है। ऑप्शन दे रखे हैं पानी में लगी आग, जंगल में लगी आग, हृदय में लगी आग, पेड़ में लगी आग। तो दावानल होता है भैया आपका जंगल में लगी हुई आग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दावानल का अर्थ जंगल में अपने आप लगने वाली आग होता है और इसका संधि विच्छेद होगा। यह शब्द जो है दीर्घ स्वर संधि से बना है, दाव जमा अनल। दाव का अर्थ होता है जंगल और वन, अनल का अर्थ होता है आग, और इसे जो है दावाग्नि भी कहा जाता है। और इसी प्रकार कुछ अन्य अग्नि दे रखी होती है जैसे बड़वानल, बड़वा अग्नि बोले तो समुद्र के पानी में लगने वाली आग, बड़वा अग्नि बोले तो पानी में लगी आग। और जठरानल, जठरानल बोले तो पेट में भोजन पचाने वाली आग या फिर पेट में लगी आग। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे रखे हैं व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी होगा आपका भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वृत्ति के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 5, 4, 7 या फिर 8। तो वृत्ति के जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं, परंतु कुछ विद्वान जो है वृत्ति के 5 भेद को स्वीकारते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हिंदी व्याकरण में वृत्ति के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। कुछ विद्वान जो है इसके 5 भेद को स्वीकार करते हैं। वृत्ति का अर्थ वक्ता बोले तो बोलने वाले की
मन स्थिति का प्रयोजन होता है। वृत्ति क्या होता है भाई? वृत्ति वक्ता की मन स्थिति का प्रयोजन होता है। तो वृत्ति का पहला भेद है अज्ञात वृत्ति, दूसरा है निश्चयार्थ वृत्ति, तीसरा है संभावनार्थ वृत्ति, चौथा है संदेहार्थ वृत्ति, पांचवा है इच्छार्थ वृत्ति और छठा है संकेतार्थ वृत्ति। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था झगड़ालू में प्रत्यय है। ऑप्शन दे रखे हैं आलू, ऊ, आऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो झगड़ालू में आपका आलू प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराक्रम में उपसर्ग है। ऑप्शन दे रखे हैं प्र, परा, कम या फिर पर। तो पराक्रम में उपसर्ग होगा, प्रीफिक्स होगा परा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था अलप प्राण नहीं है, यानी आपको इन चारों में से बताना था कि कौन सा इनमें से अलप प्राण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ट, र, प, ह। तो यहाँ पर अलप प्राण नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी यानी ह आपका अलप प्राण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा अलप प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहले तीसरे पांचों वर्ण दे रखे हैं तथा अंतस्थ व्यंजन बोले तो य, र, ल, व और सभी स्वर जो है अलप प्राण होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई अलप प्राण? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन बोले तो य, र, ल, व और सभी स्वर आपके जो है अलप प्राण होते हैं। और महाप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन जैसे श, पेट फटा श, सौ और ह, ये सभी आपके जो है महाप्राण होते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुलभ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं सहज, प्राप्त, दुर्लभ या फिर असुलभ। तो सुलभ का विपरीतार्थक शब्द होता है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था विराम नहाने को गया वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन दे रखे हैं अपदान, करण, संप्रदान या फिर संबोधन। तो विराम नहाने को गया इस वाक्य में आपका संप्रदान को के लिए यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, आपको इन चारों में से बताना है कि इनमें से जो है पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं भार्या, महिला, दारा या फिर वामा। तो यहाँ पर पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगा महिला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा भार्या, दारा और वामा ये तीनों जो है पत्नी के ही प्रमुख पर्यायवाची शब्द है। और पत्नी के कुछ अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं अर्धांगिनी, गृहिणी, जाया, कलत्र, सधर्मिणी, ये सभी जो आपके पत्नी के पर्यायवाची शब्द है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये जो है किसके भेद है? ऑप्शन दे रखे हैं व्यंजन, संधि, स्वर या फिर वर्ण। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये आपके स्वर के भेद है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है यौगिक शब्द है। ऑप्शन दे रखे लेखक, पुस्तक, विद्यालय या फिर योगी। तो यहाँ पर यौगिक शब्द हो जाएगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके टुकड़ों का भी निश्चित अर्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय बोले तो विद्या का घर, दो सार्थक शब्द से मिलकर बना है विद्या जमा आलय। यहाँ पर जो है दोनों टुकड़ों का एक निश्चित अर्थ है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द के खंड या फिर जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले उसे आपका रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लेखक, पुस्तक और योगी ये सभी आपके रूढ़ शब्द हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं आग, अनल, दहन या फिर उपरोक्त सभी। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा आग, अनल, दहन यानी उपरोक्त सभी, ये सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा अग्नि के प्रमुख पर्यायवाची शब्द है भाई आग, पावक, अनल, ज्वाला, दहन, हुताशन, वाहिनी, कृषाणु, धूमकेतु, वैश्वानर, ये सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे,
इसमें कौन सा पदबंध है? ऑप्शन दे रखे हैं संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें आपका संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र एक पूरा शब्द समूह बोले तो एक पूरा पदबंध है, जिसका अंतिम पद पुत्र एक जो है संज्ञा शब्द है। चूंकि पूरा पदबंध वाक्य में एक संज्ञा की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए यह जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। और विशेषण पदबंध यहाँ गलत है, क्योंकि यह केवल जो है मुख्य संज्ञा की विशेषता बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि शीर्ष पद स्वयं एक संज्ञा है। और यहाँ पर क्रिया पदबंध भी गलत है, क्योंकि इसमें जो है मुख्य क्रिया पदों का समूह शामिल नहीं है। क्रिया विशेषण पदबंध भी यहाँ गलत है, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बोले तो स्थान, समय, ढंग आदि प्रकट नहीं कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंदर का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं मरकट, वानर, कपि, हरि। तो बंदर का तत्सम रूप होगा वानर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वानर इज ओरिजिनल संस्कृत वर्ड। जो वानर है ये जो है ओरिजिनल संस्कृत वर्ड है, बोले तो तत्सम शब्द है, विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बंदर बोले तो तद्भव में ट्रांसफॉर्म हुआ है इन मॉडर्न हिंदी। मरकट, कपि, हरि ये जो आपके सिनोनिम्स बोले तो पर्यायवाची है, किसके? बंदर के पर्यायवाची शब्द है, बट दे आर नॉट द डायरेक्ट लिंग्विस्टिक सोर्स फॉर द स्पेसिफिक वर्ड बंदर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं गाय, लंबोदर, विद्यालय या फिर पंकज। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द होगा भाई गाय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड बोले तो जिन शब्दों के टुकड़े करने पर अन्य कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि हम जो है गा और य को अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं बचता है, इसलिए जो है गाय आपका रूढ़ शब्द होगा। जैसे लंबोदर दे रखा था ऑप्शन में, लंब जबा उदर, यह एक यौगरूढ़ शब्द है, क्योंकि यह विशेष अर्थ बोले तो गणेश जी को प्रकट करता है। और यहाँ पर विद्यालय दे रखा था ऑप्शन में, विद्या जमा आलय, यह एक जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि यह 2 सार्थक शब्दों के मेल से बना है और इसके जो है प्रत्येक जो टुकड़े हैं, प्रत्येक खंड जो है अपना एक अलग अर्थ प्रकट करता है। और अगला ऑप्शन दे रखा था पंकज, पंक जमा ज, यह भी एक यौगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका विशेष अर्थ बोले तो कमल होता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं दंत, ओष्ठ, कंठ या फिर दंतोष्ठ। तो व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दे रखे हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, ये आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य की संरचना कुछ इस प्रकार दे रखी है। इस वाक्य में 2 उपवाक्य है, एक मुख्य उपवाक्य मैंने सुना है और दूसरा आश्रित उपवाक्य कि कल हड़ताल होगी। और इसकी पहचान होगी, जब एक मुख्य उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य आश्रित हो, बोले तो जब एक मुख्य उपवाक्य पर दूसरा उपवाक्य जो है डिपेंडेंट हो और वे आपस में कि, जो, क्योंकि, जैसे ही जैसे योजक शब्दों से जुड़े हो, तो वह जो है मिश्र वाक्य होता है। यहाँ कि कल हड़ताल होगी एक संज्ञा उपवाक्य है, जो मुख्य क्रिया सुना है के कर्म के रूप में काम कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कान में तेल डाले रहना लकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं कपटपूर्ण व्यवहार, कहने से काम ना करना, कुछ सुनने को तैयार ना रहना या फिर व्यर्थ बैठे रहना। तो कान में तेल डाले रहना इस लकोक्ति का अर्थ है कुछ सुनने को तैयार ना रहना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन दे रखें कविता, कवित्री, कवयित्री या फिर काव्य। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।